नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसी बुक से कक्षा 9 का अध्याय 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम क्या है? चुनावी राजनीति। और जो भी दोस्त GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया? तो ये कौन किया था? तो चौधरी देवीलाल। अब इसका जो है कि डिस्कशन दिया हुआ है NCERT के पेज नंबर 37 में कि यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता हुआ करते थे जिसका नाम था चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हरियाणा में 1987 में हर राज्य विधानसभा चुनाव से ये खबर जो है कि छपा था कि राज्य में 1982 से पहले कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो है कि वहाँ पर था। तो विपक्ष का एक नेता था जिनका नाम था चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में जो है कि लोकदल नामक एक अपनी नई पार्टी का गठन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि चौधरी देवीलाल ने कब न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कब किया था? 1987 में किया था। कब किया था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3। इसमें कह रहा है कि अधिकांश अब खाली स्थान शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा? लोकतांत्रिक। लेकिन कहने का अर्थ ये हुआ कि अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं? शासन करते हैं। अब इसका डिस्कशन में दिया है कि संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो, इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं? शासन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है ऐसी व्यवस्था जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चुनाव बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इसका डिस्कशन में दिया हुआ है कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सके और अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम ही क्या है? चुनाव है। ठीक है, इसीलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को बहुत ज़रूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता निम्नलिखित में से किस तरह से जो है कि चुनाव करते हैं? तो वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ये सही बात है कि जो कानून बनाते हैं उनको भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा कथन है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा कथन है कि वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो हमारा कथन क्या होगा? चारों कथन सही है, इसीलिए तीनों कथन सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शर्त लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों में से जो है कि नहीं है? तो
पहला कथन है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मूल्य होना चाहिए। तो ऐसा लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी है। तो ये कथन जो है कि सही है। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तो ये लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी है। तीसरा है कि जिससे लोग को अपना नेता चुनने के लिए अवसर कोई नियमित समय अंतराल न हो, अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, अगर अच्छा हो तो उन्हें बदल भी न सके। तो ऐसा जो है कि लोकतांत्रिक चुनाव में जो है कि नहीं होता है। तो ये रॉन्ग है। चौथा कथन है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो ऐसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक चुनाव में ऐसा ही होता है। तो हमको ढूंढना था कि कौन सा न्यूनतम शर्तों में से नहीं है, यानी कौन सा जो है कि गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतियोगिता बोलते हैं। यानी उम्मीदवार तो होगा ढेर सारा, लेकिन उसमें से जो है कि दो ही उम्मीदवार के बीच में जो है कि टक्कर रहेगा। तो उसी को हम बोलते हैं राजनीतिक प्रतियोगिता बोलते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, मतलब जो दो पार्टी के बीच में जो लड़ाई हो, जो वोट होता है, उसी को बोलते हैं राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में दिखने वाले कुछ स्पष्ट नुकसान निम्नलिखित में से कौन है सा है? तो कह रहा है इस चुनाव से हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा भी जो है कि देखने को मिलता है। तो ये कथन क्या है? सही है। चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को भी पनपने नहीं देता है। तो ये भी सही है। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में क्या होता है? नहीं उतरते हैं। तो ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कि कुछ स्पष्ट नुकसान क्या हो सकता है? तो सब हो सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। कौन करता है? लोग करता है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का सही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी क्या होगा? बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहती है तो अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति भी हो जाती है। सही बात है। आपने भी अपने इलाका में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स फैलाने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। कह रहा है लोकसभा विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 साल में होता है। तो ये कथन सही है। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सही है। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, उसको वृहद चुनाव कहते हैं। तो ये गलत है। तो हमको गलत ही ढूंढना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। कह रहे हैं हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो है हर 5 साल पर होता है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा क्या होता है? भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन क्या होता है? चुनाव होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव।
कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं उसको? उपचुनाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को उनके क्षेत्रों में बांट लिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। कहते हैं चुनाव के उद्देश्य से देश को उनके क्षेत्रों में बांट लिया गया है, तो जिसे क्या कहते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। डिस्कशन में दिया हो कि अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? निर्वाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का ही क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। कितने में? 543 में। कह रहा है लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। कितने में? 543 में। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम क्या बोलते हैं? संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य है, इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक क्या होता है? एक समान होता है। लोकसभा चुनाव करने के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कौन सा सदस्य कहते हैं? तो कौन सा सदस्य बोलते हैं? तो संसद सदस्य बोलते हैं। कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संसद सदस्य। कह रहा है लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं? संसद सदस्य बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। कह रहा है कि किसका एक विशेषता के हर वोट का बराबर मूल्य है? तो लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का जो है कि बराबर मूल्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि विधानसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को कौन सा सदस्य कहते हैं? तो उसको विधायक सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायक सदस्य। कह रहा है प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को हम क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये कथन सही है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, तो ये भी कथन सही है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीट के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधित्व को क्या हम बोलते हैं? प्रतिनिधियों को विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था को लागू करने के पीछे निम्न में से क्या कारण हो सकता है? तो पहला कथन दिया है कि खुले चुनाव मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में शिक्षा, संसाधन और संपर्क में अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये कथन जो है कि क्या है? सही है कि खुले चुनावी मुकाबले में जो है कि कुछ कमजोर समूह के लोग जो है लोकसभा और विधानसभा में शिक्षा, संसाधन और संपर्क के अभाव में जो है कि नहीं पहुंच पाता है। तो कथन सही है। दूसरा कथन है कि संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव में खड़ा होने से और जीतने से रोकते हैं,
जिसके कारण लोकसभा विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इस चीज़ के सुधार के लिए यह व्यवस्था लागू किया गया। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट को आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एससी सीट के लिए, एससी सीट जो है लोकसभा में, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सीट कितना है? 47। एसटी सीट कितना है? 47, ठीक है। और ये एससी सीट कितना हुआ है? 84। एससी सीट 84 है, ठीक है, जो लोकसभा में मतलब क्या आरक्षित किया गया है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीट अनुसूचित जातियों के लिए है यानी एससी के लिए है, और 47 सीट जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए है यानी एसटी के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो कितना सीट? 1/3। कितना सीट? 1/3 यानी 1/3। निकायों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है निर्वाचक नामावली को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में? मतदाता सूची के रूप में उसको जानते हैं। निर्वाचक नामावली को क्या किस रूप में जानते हैं? तो मतदाता सूची के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत है? असत कथन को जो है कि ढूंढना है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान होना चाहिए। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन है कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार इसी तथ्य पर आधारित होता है। तो ऐसा नहीं है। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो है मत देने का अधिकार हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। चौथा कथन है कि अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ऐसा होता है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि हर कितने वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है? ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। तो हर 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? हर 5 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि वोट देने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा निम्न में से किस पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है? तो चाहे राशन कार्ड है तब पर भी दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस है तब पर भी दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों। कह रहा है कि वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत में निम्न में से कितने वर्ष में वोट डालने का अधिकार प्राप्त है? तो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं विधानसभा में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है? तो 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? टिकट बोलते हैं। तो ये कथन सही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सही है। तो ए और बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को अपने बारे में ब्यौरा देते हुए निम्नलिखित में से किस ब्यौरा को वैधानिक घोषणा करने की आवश्यकता होती है? तक
पहला कथन दिया है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले की जानकारी देनी होती है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति देनदारियों का ब्यौरा देना होता है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन दिया है कि उम्मीदवार को अपने शैक्षणिक योग्यता देने की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को पैसा के बल पर अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना, तो ऐसा नहीं है। लोगों को डरा कर या धमका कर अपने पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना, तो ये भी गलत है। लोगों को बिना डरे और निष्पक्ष होकर अपने पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना, यही चुनाव का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि भारत में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर कितने सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, तो कितने सप्ताह, 2 सप्ताह। कितने सप्ताह, 2 सप्ताह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया था। किसके समय में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले नेता दिया गया था, ठीक है। कह रहा इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब दिया था, तो 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। कब दिया गया था, 1971 के लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस नेता के नेतृत्व में दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा निम्न में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो 1977 के लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि वामपंथी दलों ने 1977 में हुए खाली स्थान विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था, तो ये पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाला नारा दिया था। कहेगा कि वामपंथी दलों ने 1977 ईस्वी में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा दिया था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निम्न में से कौन सा प्रमुख नारा दिया था, तो तेलुगु स्वाभिमान। कौन सा नारा दिया था, तेलुगु स्वाभिमान। तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निम्न में से कौन सा प्रमुख नारा दिया था, तो तेलुगु स्वाभिमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि इसमें ढूंढना है कि चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्न में से कौन सा काम कर सकती है, तो कौन सा काम कर सकती है। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी दिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं देता है। मतदाताओं से जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सी कथन में दिया हुआ है कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उम्मीदवार या पार्टी ये काम नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, तो मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचक क्षेत्र में 25 लाख
या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। मतलब कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है कि देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन मनाही है। तो कौन मनाही है, तो कह रहा है चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन सही है। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन जो है कि सही है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें असत कथन को ढूंढना है। कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है। 30 लाख नहीं, कितना कर सकता है, 25 लाख। तो ये गलत है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 15 लाख रुपया तक खर्च कर सकता है, नहीं 10 लाख करता है। तो ये भी गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, दोनों गलत है। ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कह रहा है कि चुनाव का आखिरी चरण निम्न में से कौन है। तो मतदाताओं द्वारा वोट देना, मतदाताओं द्वारा वोट देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसमें कह रहा है कि चुनाव का आखिरी चरण है, सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है। क्यों होती है, कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित किया जा सके, इसीलिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कह रहा है कि सन खाली स्थान में भारत सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया था। तो कब किया था, 2005 में किया था। कह रहा है सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3000 करोड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें कह रहा है दिल्ली में कब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तो कब हुआ, 2010 में। कह रहा है दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ। कितना, 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें कह रहा है कि चुनाव में प्रत्येक पार्टी एक दूसरे पर निम्न में से किस तरह की गड़बड़ियों और धांधलियों का आरोप लगाते हैं। तो कह रहा है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। तो ऐसा लगाते हैं आरोप। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। तो ये भी ऐसा भी होता है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर दर्ज करने की। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से सभी तरह का आरोप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में कौन करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 44। इसमें कह रहा है कि एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाने के बाद निम्न में से किसके प्रति वह जवाबदेह नहीं रहता है। तो न राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही रहता है, न सरकार के प्रति। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से दोनों। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है, चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन करना है, चुनाव का पर्यवेक्षण करना भी है, प्रत्यक्ष चुनाव कराना भी है, लेकिन स्थानीय चुनावों का जो है कि संचालन करना ये नहीं है। तो हमको क्या करना था, भारतीय चुनाव आयोग ने मुख्य कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर जो है कि निगेटिव था। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। तो कौन करता है, निर्वाचन आयोग। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश नहीं दे सकता है। तो ये गलत है।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर के निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और शक्तिशाली होने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तो निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकते हैं, सही है। अगर चुनाव अधिकारी को लगता है कि कुछ मतदान केंद्र पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं, तो ये भी सही है। सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से रोकना, चुनाव के समय अधिकारियों का तबादला करने से रोकना, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है, मतलब राइट कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन कह रहा है कि पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जबकि भारत में यह या तो स्थिर रहा या ऊपर गया, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 2 दोनों सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है। तो पहला कथन है कि चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है, तो कथन सही है। दूसरा कथन है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमानत के पक्ष में जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन गहरी चिंता का विषय है। तो कह रहा है अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोड़ है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं, तो ये बात तो जो है कि क्या है कि सही है। दूसरा कथन है कि देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि या संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे हैं, तो ये भी सही है। हर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से चुनाव जीत जाने में लगे रहते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा कथन क्या है, सभी सही है। सभी जो है कि लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता का विषय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें कह रहा है कि चुनावी धांधली से क्या तात्पर्य है, यानी चुनाव में जो धांधली होता है उसका क्या मीनिंग है। तो पहला कथन है कि चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, तो ये कथन सही है। चुनावी धांधली में ऐसा होता है, चुनाव में कुछ ही लोग द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना, तो ये भी सही है। मतदान अधिकारी को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इसमें कह रहा है कि आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे या कानून और दिशा निर्देश, इसी को हम क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज का डिस्कशन समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।